हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे विद इवेपोरेटिव कूलिंग। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात की थी। यहाँ विद इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या होता है कि आपका एक इवेपोरेटर ऐड कर दिया जाता है हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन के बीच में। यहाँ पे आपके इस इवेपोरेटर में आप अपनी हीट एक्सचेंजर से जो कूल्ड एयर आपकी आ रही है उसको फर्दर आप कूल करते हैं। फर्दर कूलिंग के लिए होता क्या है कि ये जो आपका इवेपोरेटर है या फिर एक वेसल है जिसके अंदर लो टेम्परेचर लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला कोई लिक्विड होता है जिससे कि आप एयर को पास कराते हैं। वो जो लो टेम्परेचर वाला लिक्विड है, आपका लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो लिक्विड है, वो इस एयर से हीट लेता है इवेपोरेटर में और वो इवेपोरेट होके बाहर निकल जाता है और आपकी एयर को वो कूल कर देता है। वो यहाँ एयर से आपकी हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है जिसकी वजह से हीट एक्सचेंजर में कूलिंग के बाद इवेपोरेटर में आपकी उस एयर का फर्दर कूलिंग हो जाता है। तो एक बार हम स्टार्टिंग से एक बार प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, हमने बात करी थी जब आप एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है या एम्बियंट एयर होता है उसको आप एरोप्लेन के अंदर लेके आते हैं। वहाँ पे आपका डक्ट टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे कि आपकी एयर जो है थोड़ी प्रेशराइज होके एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करती है, जिसको आप रैम्ड एयर कहते हैं। अब इसी रैम्ड एयर को आप मेन कंप्रेसर में ले जाते हैं और उसको फर्दर कंप्रेस करते हैं, उसके प्रेशर को आप इंक्रीज करवाते हैं। जब हम 1 से 2 मतलब एम्बियंट एयर को जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर लेके आ रहे हैं वो रैम्ड एयर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो आपका प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस है। यहाँ पे उसका प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज हो जाता है। फिर जब आप इस रैम्ड एयर को मेन कंप्रेसर में लेके मेन कंप्रेसर में जब इसको फर्दर आप कंप्रेस करते हैं तो ये ब्लेड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी एयर में? ब्लेड एयर, BLED, ब्लेड एयर। अपने आप में ये है तो वही, बस इसका क्या है, प्रेशर फर्दर इंक्रीज हो गया है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है। और फिर ये जो आपकी ब्लेड एयर है मेन कंप्रेसर से निकलकर 3 पॉइंट पर ये आगे हीट एक्सचेंजर में जाती है। हीट एक्सचेंजर में जब ये जाती है तो आप रैम्ड एयर को ही, जो आपकी स्टार्टिंग में आपकी रैम्ड एयर आई है, कुछ एयर कंप्रेसर में गई है, कुछ एयर को आपने यूज किया है कहाँ? हीट एक्सचेंजर में। जो आपकी ये फर्दर कंप्रेस्ड एयर यहाँ से कंप्रेसर से आ रही है, आपकी जो ये अब जो रैम्ड एयर है ये यूज की जाती है इस एयर को ठंडा करने के लिए, ठीक है। ये रैम्ड एयर यहाँ से आएगी, आपकी ब्लेड एयर की ट्यूब में से फ्लो कर रही होगी, रैम्ड एयर इसके ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ से उसका टेम्परेचर गेन करेगी और कूलिंग एयर फैन के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाएगी। अब आपका जो ये रैम्ड एयर यहाँ से बाहर निकल गया और हीट एक्सचेंजर में आपका जो एयर है, जो यहाँ से ब्लेड एयर आया था आपका, वो और ठंडा हो गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर 3 से 4 प्रोसेस जो है हीट एक्सचेंजर का, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है और आप यहाँ पे कूलिंग करते हैं अपनी ब्लेड एयर की। फिर उसके बाद जो आपकी कूल्ड ब्लेड एयर है वो आपका इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में हमने बात करी कि ये एक ऐसा वेसल होता है जिसके अंदर लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला कोई भी एक फ्लूइड रखा होता है और वो फ्लूइड जो है आपकी इस कूल्ड ब्लेड एयर से इसका टेम्परेचर ले लेता है, हीट ले लेता है और खुद इवेपोरेट हो जाता है और इसको कूल कर जाता है। तो आपकी यहाँ पे फर्दर आपकी जो ब्लेड एयर है वो और ज़्यादा कूल हो जाती है, जो कि फिर वहाँ से निकलकर कूलिंग टरबाइन में जाती है। कूलिंग टरबाइन में यहाँ पे इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, ठीक है। जो आपका ये इवेपोरेटर वाला प्रोसेस है ये 4 से 5 प्रोसेस है। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट प्रेशर पर ही चल रहा है, बस ये है कि आपका टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है, आपका टेम्परेचर नीचे आ गया है। फिर आप इसको कूलिंग टरबाइन में ले जाते हैं। कूलिंग टरबाइन जो है आपका, यहाँ पे ये आइसेंट्रोपिक वे में एक्सपेंड होती है। आपकी जो कूल्ड एयर है, कंप्रेस्ड कूल्ड एयर है, ये आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होती है और इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इस लायक हो जाता है कि इसको कैबिन में लिया जा सकता है, इसको कैबिन में पहुंचाया जा सकता है। अब जब ये कैबिन में जाती है, ठीक है, 5 से 6 पॉइंट पे इसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, इसका प्रेशर भी कम हो गया या प्रेशर उस हिसाब से हो गया कि हम इसको आप कैबिन में एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट पे ये आपके कैबिन में एंटर करती है और 7 पॉइंट आपका कैबिन के बाहर का होता है, ठीक है। ये एग्जिट हो जाती है। कैबिन में क्या होता है, आपकी जो एयर है वो जब ह्यूमन, आपको पता है अंदर आप लोग बैठे होंगे या
हमारी तरह ह्यूमंस बैठे होंगे और भी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो काम कर रहे होंगे, तो उनसे ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आपकी कंप्रेस्ड कूल्ड एयर जो है वो फिर से हीट एब्जॉर्ब करेगी और वो हीटेड हो जाएगी। अब वो टेम्परेचर जो है अब वो कैबिन के लिए कंफर्ट वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे कैबिन के बाद जब उसका दोबारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इसी चीज से जब हम बात करते हैं, देखिए आपका स्टार्टिंग में आपने जो एयर ली वो एटमॉस्फेयर से ली, आपने लास्ट में उसे एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दिया आफ्टर कैबिन, तो ये अपने आप में आपकी ओपन साइकिल हो गई, जो कि स्टार्ट भी एटमॉस्फेयर से होती है और एंड भी कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर पे होती है। ठीक है, तो हमने सारे प्रोसेसेस डिस्कस कर लिए हैं, आपने ये डायग्राम भी देख लिया है, टीएस डायग्राम। वहीं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जितने भी प्रोसेसेस के बारे में हमने बात की है वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात करी कि आपकी वार्म एयर जो है फाइनली आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, कैबिन से एग्जिट हो जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो ओपन साइकिल फॉलो करता है। एटमॉस्फेयर से स्टार्ट होता है, एग्जॉस्ट भी कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर पे होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मास वगैरह की कि कितना जो मास ऑफ एयर है हमें चाहिए अपने रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो आपका रेफ्रिजरेंट प्लांट है, ठीक है, कैबिन लोड झेलने के लिए उसको क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए या देनी है, तो जो मास ऑफ एयर हमें ब्लेड करनी है रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए, मेन कंप्रेसर से उसे पास करवाना है, उसका मास क्या होगा, तो उसको हम लोग उसको हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, MB = 3.5 Q/MBCP T7 - T6। T7 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर जब कैबिन से बाहर जा रही है। T6 आपका कैबिन के अंदर का टेम्परेचर है, कैबिन से जस्ट पहले का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप अपनी एयर को कैबिन में ले जा रहे हैं। Q जो है वो आपका रेफ्रिजरेशन अमाउंट है, जितना आपको रेफ्रिजरेशन चाहिए, और ये टन्स में होता है। तो आपका मास ऑफ एयर जो है वो किलोग्राम पर सेकंड में आएगा कि पर सेकंड आपको कितने किलोग्राम एयर जो है अंदर पहुंचानी है। फिर वहीं हम बात करते हैं कि आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए आपको कितना पावर चाहिए। ठीक है, तो जब हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम की पावर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मेन कंप्रेसर को ड्राइव करा रहे हैं। ये आपका मेन कंप्रेसर है, यही तो है जो आपके लिए काम कर रहा है, इसी को आपको वर्क देना है या पावर देनी है ताकि आपकी जो एयर है वो ब्लेड हो सके। तो आपका कंप्रेसर जो है वो टरबाइन की हेल्प से चलता है। ठीक है, आपका कंप्रेसर किसकी हेल्प से चलता है, टरबाइन उसको रन कराता है। आपकी जो कंप्रेसर से ब्लेड एयर आती है उसी को आप कंबशन चैम्बर में ले जाते हैं, हीट करते हैं, जो फर्दर जाके टरबाइन को रन कराती है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो काम करता है। और जो ब्लेड एयर आपने यहाँ यूज की, जिसको कंबशन चैम्बर से पास करा के आपने टरबाइन को चलवाया, वो हॉट गैस जो है वो आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो वहां पे जो आपको पावर चाहिए वो आएगी P = MBCP T3 - T2। ये किलोवाट्स में होती है पावर आपकी। T3 आपका टेम्परेचर है कंप्रेसर के बाद का, और T2 आपका जो टेम्परेचर है वो रैम्ड एयर का टेम्परेचर है। T3 आपका टेम्परेचर है ब्लेड एयर का कंप्रेसर के बाद, और T2 आपका टेम्परेचर है कंप्रेसर से जस्ट पहले, यानी कि रैम्ड एयर का जो टेम्परेचर है वो आपका T2 है। वहीं जब हम लोग अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, COP की बात करते हैं, तो उसको आप इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, 3.5 Q/MBCP T3 - T2। अब इसके बेसिस पे के साथ साथ हम लोग इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि T7 - T6/T3 - T2 है। T7 - T6 क्या है, ये आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क। तो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका ये है MBCP T7 - T6, ये आ गया MBCP T7 - T6। और जो आपका वर्क है, पावर जो आप दे रहे हैं या वर्क जो आप कर रहे हैं वो क्या है, MBCP T3 - T2। तो यहाँ नीचे MBCP T3 - T2 आ गया। MBCP आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास T7 - T6/T3 - T2 आ जाएगा, जो कि आपका COP बनेगा आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। वहीं हम लोग बात करते हैं कि कितना मास ऑफ इवेपोरेट आपके एयरक्राफ्ट में कैरी होना चाहिए, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है ME = QE × T/HFG। HFG क्या है, आपका लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, किलोजूल पर केजी में ये होता है। T आपका फ्लाइट टाइम है कि कितने आवर्स के लिए आपकी जो फ्लाइट है वो मूव करने वाली है। QE जो है वो आपकी हीट है, जो कि आपको इवेपोरेशन के टाइम पे रिमूव करनी है।
जब हम इवेपोरेटर में बात कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि एक लो बॉइलिंग टेम्परेचर वाला आपने लिक्विड लिया है, वो आपकी हीट रिमूव कर रहा है आपकी कंप्रेस्ड कूल्ड एयर से। तो उसी को कितनी हीट जो है वो रिमूव कर पा रहा है इवेपोरेशन के टाइम पे, वही हमें यहाँ पे देखनी होती है। किलो जूल पर आवर में ये लिया जाता है। देखिए, अगर आपकी फ्लाइट जो है उसमें कूलिंग आपको सिर्फ 45 मिनट्स या उससे कम टाइम के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज करने की जरूरत नहीं है, अकेले इवेपोरेटर से आपका काम चल सकता है। अगर आपका फ्लाइट टाइमिंग जो है वो 45 मिनट से ऊपर का है, तब आपको हीट एक्सचेंजर और इवेपोरेटर दोनों की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।